एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आपको फिजिक्स के अंदर फुल मार्क्स दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके भैया पूरी रात भर बैठ के मैंने आप लोगों की फिजिक्स का एक तो सबसे पहले 100% जो फॉर्मूला रिवीजन रहता है जो भी है आपका वो सब कुछ मैंने इसमें करवा दिया। सेकंड, इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को इसे वीडियो के अंदर करवा दिए कि जितने भी क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई पूछता रहता है ना कि इसको ऐसे घुमा के पूछ लिया वैसे घुमा के पूछ लिया, वो भी बता दिया मैंने। मतलब फिजिक्स का A to Z रिवीजन है। सो ये वीडियो बिल्कुल भैया आपको मिस नहीं करनी है। आप चाहे से कितने भी बिजी हो लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेना भाई, बात तुम्हारे नंबरों की। अगर नंबर चाहिए तो तुम्हें देखना होगा। अब ये तो हो गई भाई क्वेश्चंस की बात, लेकिन एक पेपर करने के लिए अच्छे सैंपल पेपर भी चाहिए होते ना, तो इसके लिए मेरे पास में है सबसे बेस्ट सैंपल पेपर। देखो भाई, ये है यहाँ पर MTG के सैंपल पेपर। अब यही सैंपल पेपर क्यों? सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि ये 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है और जो CBSE का पेपर पैटर्न है उसी को ही फॉलो करके इन्होंने इन पेपर्स को डिजाइन किए हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको इसको बुक खोल के दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे फर्स्ट तो भैया पहले ही पेज के ऊपर आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर का। जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इससे कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQ किस तरीके के बन सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में आपने ये कर लिया तो उसके बाद में सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर 15 सैंपल पेपर मिलेंगे जिसका कि आपको अच्छे तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो, सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा आप लोगों का CBSE का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था वो जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि भाई किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन है, इसमें आप गलती करते हो, कहां पर गलती करते हो। ठीक है, इसी तरीके से पेपर आपको मिलेगा। और ये पेपर जब आप कर लेते हो तो आपको इसके सॉल्यूशन भी चाहिए होते हैं। तो सॉल्यूशन भी ऐसे ही हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं इसके सॉल्यूशंस। ये हैं इसके सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस में जैसे कि यहाँ पर गिवन है ये जो ऑप्शन है MCQ की, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है कि इसका जो B ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है। उसी तरीके से मार्किंग स्कीम में 0.5 मार्क्स आपको इसका मिलेगा। 0.5 मार्क्स आपने अगर डायग्राम बनाया है इसका मिलेगा। पॉइंट वाइज मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी और आपको सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। सो आप खरीद सकते हो। लेकिन उसी के साथ एक और खास बात बताता हूं, जैसे कि पेपर किया और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस चैप्टर में गलतियां की हैं, तो उसके लिए इन्होंने डिजाइन किया है सेल्फ इवैल्यूएशन शीट कि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था तो आपका वो सही हुआ या नहीं हुआ। आपको उसमें 4 मार्क्स मिले, इसमें 3 मार्क्स मिले, इसमें 1 मार्क मिला, इसमें 0 मिला। तो आप यहां से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर्स मेरे वीक हैं। सो मिस मत करना, जल्दी से परचेस कर लेना। सभी सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा रिविजन। अंदर सबसे फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है फोकल लेंथ। क्या होती है फोकल लेंथ का? आपको फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ये एक 1 मार्क MCQ में आ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ क्या होगी। और उसी के साथ में जो फोकल लेंथ का साइन होता है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो 2 केसेस के अंदर होती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। दोनों केसेस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए। वहीं पर ही फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ जो क्या आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो अब देखिए मिरर फॉर्मूला जो है ये रहता है हमारे पास में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। यहाँ पर v क्या है वो है इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा नेगेटिव रहता है क्योंकि देखिए रे इस तरफ ट्रेवल करती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u को नेगेटिव रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो रहता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे याद रखना कि नेगेटिव होता है v/u। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ये रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ
यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। वहीं पर अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उस केस के अंदर ये रियल और इन्वर्टेड रहने वाली है। इमेज का नेचर है ये कि कैसी इमेज फॉर्म। इसके बाद में आता है स्नेल्स लॉ। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ बेसिकली आपके पास में रेशियो रहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनका जो रेशियो है वो रहता है कांस्टेंट, यही स्नेल्स लॉ स्टेट करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको ऐसे एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि n((2)1। तो देखिए n((2)1) का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको बताया जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वो आपको ऊपर लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कि मीडियम 1 के अंदर ये स्पीड थी, मीडियम 2 के अंदर ये स्पीड थी, फिर उसका रेशियो लोगे तो आपके पास में उस मीडियम की आपके पास में वो आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर क्या आएगा, आपके एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कितनी उसकी स्पीड है, डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, मीडियम के अंदर उसकी कितनी स्पीड है। तो मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो रहती है वो रहती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है कि इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। और अगर हम लोग बात करें मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मीटर पर सेकंड के अंदर आप इसे याद रख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप देख सकते हो कि c/v होता है, c यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, डिवाइडेड बाय में v होता है, वो बताता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन अ मीडियम। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो देखिए लेंस फॉर्मूला के अंदर बस एक छोटा सा डिफरेंस है मिरर फॉर्मूला से कि उसके अंदर इसके अंदर नेगेटिव है, उसके अंदर पॉजिटिव था, तो वही रहता है 1/f = 1/v माइनस ऑफ 1/u, और यहां पर भी u हमेशा नेगेटिव ही रहता है। आप जब कभी भी वैल्यू पुट करें तो आपको u को नेगेटिव ही पुट करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस जो रहता है वो रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, उसमें क्या था, उसमें नेगेटिव था, लेकिन यहां पर क्या है, ये है पॉजिटिव। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रहती है मीटर में। अब बताओ कि ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, फास्टली कमेंट करो कि ऐसा यूनिट क्या रहेगी पावर ऑफ अ लेंस की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। और हमेशा याद रखना कि एग्जाम के अंदर आपको एग्जामिनर बोलेगा कि फोकल लेंथ जो है वो रहेगी आपकी 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो आप निकालिए कि उसकी पावर क्या है। तो याद रखो कि एग्जामिनर ने दिया सेंटीमीटर में, लेकिन फॉर्मूला के अंदर आता है मीटर में। तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसकी पावर कितने डायोप्टर रहेगी। और याद रखना कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, 1 मीटर की पावर -1 होती है, तो आप इसको 1 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में स्टार्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्म्ड एज। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, ये है हमारा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2। तो यहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है और इस तरीके से आती है, फिर उसके बाद में यहां पर बेंड होकर के चली जाती है। तो ये बताइए कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो याद रखना आपको कि ये जो फिनोमिनन होता है ये होता है रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर की लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो सबसे फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो आर है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और यहां पर स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और उसी के साथ में जो इंसिडेंट रे है, ये वाली जो है ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे। और उसी के साथ में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों होते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें कहा गया है कि व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग द जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। कि मतलब हमें कहा गया है कि आपको एंगल जो आर है जो कि रिफ्लेक्शन एंगल है वो दे दिया गया है 0 डिग्री। तो आप बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो आपको याद होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही यहां पर हम एप्लीकेबल करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज
जीरो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसीलिए इसका 0 डिग्री एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कॉनकेव जो लेंस है वो प्रोड्यूस करता है, किस तरीके की इमेज प्रोड्यूस करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, वो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल, और उसी के साथ में वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है और इरेक्ट इमेज हमेशा ही प्रोड्यूस करेगा, और उसी के साथ में वो डिमिनिस्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, जिसके अंदर की वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होती है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की कहा गया है कि लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि हमें एक लेंस दे दिया गया है, इस तरीके से ये हमारा लेंस है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि जो हमारी लाइट है वो आ रही है, ये इस तरीके से ये रेज आ रही हैं सन से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है ये लाइंस हैं, ये यहाँ पर आ रही हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, एक तरीके से लाइंस हैं जो कि पैरेलल आ रही हैं। तो अब उसके बाद में क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ पर जाएंगी, ये जाएंगे फोकस के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, जो कि हमारा पॉइंट रहेगा फोकस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर जब कभी भी लाइंस पैरेलल आती हैं तो वो मीट करती हैं फोकस के ऊपर। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिनन। कौन से फिनोमिनन की वजह से यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है। तो ये जो होता है ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे कि ये हो गई लेयर 1, फिर उसके बाद में ये हो गई लेयर 2, फिर उसके बाद में ये होगी लेयर 3। अलग अलग लेयर्स होती हैं। बहुत हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स है। तो 100 किलोमीटर्स के अंदर काफ़ी सारे वो होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होती हमारी आइज़ के ऊपर पहुंचती है। तो ये हो गई हमारी आइज़। हमारी आइज़ वो इस तरीके से बनाते हैं ना, हाँ ये देखो ये हो गई हमारी आइज़, इनके ऊपर लाइट आती है तो ये क्या होती है कि ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है हमारी आंखों पे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर कहा गया है कि a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। एक तो ये डेटा हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। तो आपको सॉल्व करने से पहले सब कुछ लिखना है। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आप उसके अंदर लिखिए कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आप लिखिए कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको u की वैल्यू जो गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब v को फाइंड आउट करना है और उसके साथ में उसका नेचर भी निकालना और उसकी साइज ऑफ इमेज भी निकालनी है कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें लगाना होगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। तो देखो ये यहां पर लिखा हुआ फॉर्मूला, तो हम इसको सीधा सा इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले रखेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज आप लिखेंगे कि 1/f, f की वैल्यू कितनी है वो है प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो मैंने प्लस ऑफ 20 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसीलिए v को हमने एज इट इज रख दिया माइनस ऑफ 1/u। तो यहां पर देखिए u का साइन आएगा, नेगेटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव फिर से आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/30। अब इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास में प्लस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हमारा सॉल्व हो गया कि पहले का जो हमारे न्यूमेरिकल का आंसर है, पहले पॉइंट का आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो इसके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो ये हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन जब आप निकालेंगे तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज आपके पास में आई गई, आपने सॉल्व किया था। तो v की वैल्यू आ गई प्लस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय में आपके पास में u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ
30। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। ठीक है, ये आ गई m की वैल्यू। अब देखिए m की वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव, तो जब m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी इमेज होगी, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया कि उसकी नेचर क्या रहेगी, तो ये दूसरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में बोला गया कि हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास में m की वैल्यू है -2 और यहाँ से आप लगा दीजिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज है वो आ रही है आपके पास में -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर आ रही है। तो देखो जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, नेगेटिव में है लेकिन क्या है उससे ज्यादा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो हमारी इमेज है वो हो रही है उल्टी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ से आ गया। और फिर इसके बाद में जो है कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, क्योंकि ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये किस तरीके की रहेगी, ये रहेगी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आपको इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब चलिए एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये जो है ये थिंक कि दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल है, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। अब हम इसका फिर से ही वैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में हमें जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब 5 सेंटीमीटर नीडल, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कहा गया है कॉन्वेक्स मिरर, मैंने इसको मार्क कर दिया कि कॉन्वेक्स मिरर, और जो u की वैल्यू गिवन है वो है हमें -12 सेंटीमीटर, और इस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और जो उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूंगा कि इसकी फोकल लेंथ को हम लोग बोल देते हैं, वो रहेगी हमेशा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, तो ये हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में कहा गया है कि गिव द लोकेशन ऑफ ए इमेज एंड मैग्निफिकेशन, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मिरर फॉर्मूला लगने वाला है, तो मैं मिरर फॉर्मूला एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, वो रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू आपके पास में गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो v को हम एज इट इज रखेंगे, और उसी के साथ में प्लस ऑफ 1/u, तो u की वैल्यू कितनी है, वो है -12। ठीक है, अब यहां से हमें क्या सॉल्व करके क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस ऑफ यहाँ पर आपको मिलेगा 1/12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि v की वैल्यू क्या रहने वाली है। फास्टली इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, बस देखो मत, इसका आंसर भी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज रखेंगे, तो जब आप वैल्यू रखेंगे v की, तो v की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी मतलब माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा, 6.6 डिवाइड बाय में आ जाएगा आपके पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है हमारे पास में मतलब u की वैल्यू जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.56। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब इसके बाद में कहा गया कि व्हाट हैपन टू द इमेज एज द नीडल मूव अवे फर्दर मिरर। जब भी हम जो मिरर है उसके दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, u की जो वैल्यू है, आप क्या कर रहे हो, u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप u की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है m की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो इसीलिए जब m की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी तो जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी। क्योंकि देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, वो रहेगा मैग्निफिकेशन इनटू में हमारे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आप m
सन डिक्रीज हो रहा है तो हाइट ऑफ इमेज भी डिक्रीज होने लग जाएगी। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है और इसके आपका एग्जाम के अंदर गलत करने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम आर गिवन बिलो। आपको कुछ कुछ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जैसे कि क्राउन ग्लास की होगी 1.52, वाटर की होगी 1.33, सैफायर की होगी 1.77। तो आपसे पूछा गया है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में होगी? तो देखो वो जो फॉर्मूला हम पढ़ करके आए थे, n इज इक्वल टू होता है c बाय v, कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम रहता है v और n रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c रहता है वैक्यूम में। तो हमें निकालना है कि किसके अंदर ज्यादा रहेगी। तो देखो आपको गिवन क्या है, वो है n की वैल्यू गिवन है। मैं एक बार इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूं कि n की वैल्यू तो आपको गिवन है कि क्राउन ग्लास की ये है, इसकी ये है, और c की वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ही तो पूछा है कि किस में ज्यादा होगा, तो v इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा c बाय n। ठीक है, c बाय n हो जाएगा। तो अब देखो v किसके लिए ज्यादा होगा, जिसके लिए कि है ना n की वैल्यू जो है वो सबसे कम रहेगी, सबसे कम रहेगी तो ही v की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब डिवाइड हम छोटे नंबर से कर रहे हैं तो नंबर तो बड़ा होगा। तो वेलोसिटी जब ही ज्यादा रहेगी जब ये जिसका स्मॉलर रहेगा। तो देखिए यहां पर सबसे स्मॉल किसका है, फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा मैक्सिमम के लिए। तो स्मॉल किसके अंदर है, सबसे कम किसकी है, तो यहां पे सबसे कम मिलेगी आपको वाटर की। तो इसीलिए आपके पास में रहेगा यहां पे वाटर, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी कम। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में रहेगी, वाटर में। देन फिर इसके बाद में पूछा गया है कि सेकंड वाला जो है मिनिमम किसके अंदर रहेगी, जिसका सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, वो है सैफायर का। ठीक है, तो सैफायर क्या होता है, सैफायर एक बेसिकली एक हीरा होता है, 24 कैरेट का बहुत ही ज्यादा महंगा हीरा होता है, उसी को ही सैफायर कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है थर्ड वाले के अंदर कहा गया है कि स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ सफायर। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, तो यही फॉर्मूला लगा देना आपको, v इज इक्वल टू c बाय n। ठीक है, अब यहाँ पे आपको c की वैल्यू तो गिवन है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू है आपके पास में 1.77। इसको सॉल्व करके आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी कि इस स्पीड से सैफायर के अंदर वो ट्रेवल करने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आपके पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवर्स करके देखो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, अब ये स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से स्टार्ट है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इन। किस में देख सकते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। एकदम से सही बात है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो लीस्ट स्केयर होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, इसी वजह से जो हमारी स्काई का कलर है वो होता है ब्लू। देन फिर इसके बाद में आता है रेडिंग ऑफ अ सन एट द सनराइज। ये भी एकदम से सही बात है कि जो रेज होती हैं आपको पता ही है कि जैसे कि ये हो आप, ठीक है, मैं अभी बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ये हो आप अर्थ के ऊपर खड़े हो और ये है हमारा सन, देखो इतना ही बड़ा सन है। अब यहां से रेज आ रही हैं, लेकिन आपके आगे क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स है। तो क्या हो रहा है कि रेज क्या हो रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है। तो जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वो होता है रेड कलर। तो रेड कलर इसीलिए आता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम के ऊपर आपको जो सन है उसका कलर जो है वो रेडिश दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में डी ऑप्शन, मतलब एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू। हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखों की फोकल लेंथ होती है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये जो फोकल लेंथ होती है ये एडजस्ट होती है स्लेरी मसल्स की वजह से। तो स्लेरी मसल्स इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन एकदम से सही रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, कि हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको दिए गए हैं इंडेक्सिंग ऑफ आई एकदम से गलत है, एकोमोडेशन ऑफ आई एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है।
देन फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर की कहा गया है कि द क्रिस्टलाइन, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं कि द क्रिस्टलाइन लेंस, ये देखिए ये क्रिस्टलाइन लेंस है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट अ ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है कि उनका जो आईज का लेंस है वो क्या हुआ, वो एक तरीके से खराब हो गया कि मिल्की और क्लाउडी कंडीशन आ रही है। तो आपको याद आएगा कि ये हमने कंडीशन पढ़ी थी कैटरेक्ट के लिए, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में कैटरेक्ट, एकदम से सही ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए एकदम से करेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको पास की चीजें तो अच्छे से दिखाई देती है, जैसे कि आप ये हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, थोड़ा दूर करते हैं अपने आप से, और उनको दूर की चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखते हैं। अगर आप उनके पास में खड़े होगे तो आप दिखोगे नहीं, लेकिन अगर आप दूर जाओगे तो उनको दिखोगे। तो यही होता है कि फार साइटेडनेस, कि आपको है ना दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो मायोपिया होता है ये नियर साइटेडनेस होता है या फिर नहीं होता। बस इसका आंसर बता दो, यस और नो में बता दो कि हाँ भैया आप सही हो, अगर गलत हूं तो इसका सही आंसर क्या होगा। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है कि एट अ पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन द प्रिज्म इज अंडर, कि एक पर्टिकुलर मिनिमम जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके अंडर हम लोग उसे क्या बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, देखो इसके अंदर मिनिमम वर्ड आ गया, तो मिनिमम से याद रखो कि मिनिमम डेविएशन की बात करिए तो हम लोग बोल देंगे मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के मैं आपको एक एक्टिविटी भी बता देता हूं कि इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझ सकते हो। इसमें कहा गया है कि इन द रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू होता है। और आपने जब कभी भी स्कूटी या फिर बाइक राइड करते हो तो उसके नीचे देखना, उसके साइड मिरर के अंदर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर इन द मिरर आर फार देन दे अपीयर। मतलब ये है कि जो आपको v की वैल्यू है वो दिख रही है, उससे है ना वो काफी ज्यादा, मतलब कि u की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी। आप तो सिंपल सी बात याद रखो कि यार ऑब्जेक्ट है हमारे पीछे, जैसे कि ये कार है, इस कार के पीछे दूसरी कार है, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जितना ये डिस्टेंस है ना इतना नहीं दिख रहा है आपको मिरर के अंदर, इससे कम दिख रहा है। तो v की वैल्यू कम है लेकिन u की वैल्यू तो ज्यादा है ना, तो जब u की वैल्यू ज्यादा होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब डिनोमिनेट मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होगा तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कम रहेगी 1 से। तो इसीलिए ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेसर देन 1 रहेगा, कि मैग्निफिकेशन जो है उसका लेसर देन 1 रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट, किसके अंदर जो लाइट है वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। तो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल जब भी करेगी जब उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, एकदम से फ्लैट मिलेगा। तो आप देखिए कि ऑयल के अंदर ट्रेवल करेगी, वाटर के अंदर करेगी, एयर के अंदर करेगी, पेपर के अंदर करेगी। देखो पेपर के अंदर तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती क्योंकि पेपर तो उसको ब्लॉक कर देगा। एयर उसके लिए एकदम से सही ऑप्शन रहेगा क्योंकि एयर जो है वो उसको पूरा प्रॉपर पाथ देगी, उसके लिए कोई भी डेविएशन वगैरह कोई भी रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑयल के अंदर एंटर होगी उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जिस वजह से जो उसकी स्पीड है उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और वाटर के अंदर भी यही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको सबसे पहले तो समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर क्यू होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें फ्लो किया, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, और डिवाइड बाय में होता है टाइम की, कितने टाइम के लिए वो फ्लो किया था, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो वहां से आपके पास में जो वैल्यू आती है करंट की वो आती है एम्पियर में, और एम्पियर क्या होती है, वो होती है इसके SI यूनिट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि अब इसको इलेक्ट्रिक करंट कितना गया इसको मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग काम में लेते
लेते हैं एम मीटर। एम मीटर को यूज में लिया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। उसी के साथ में याद रखना कि ये तो मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हुआ, लेकिन अगर हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए काम में लिया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को कब काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब काम में लेंगे जब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए होगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज में जब लिया जाता है जब हमें किसी भी जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना हो, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को यूज में लेते हैं। अब इसके बाद में आता है ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो आपका करंट फ्लो करेगा और जो वोल्टेज रहेगा सर्किट के अक्रॉस वो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो इक्वेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगी, तो ये याद रखो। अब इसके अंदर जो R होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में ओम, इसकी SI यूनिट होती है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। और यहां पर जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी की, कितना वो रेजिस्ट करेगा करंट फ्लो को। रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से ये इसमें से जो करंट फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है, और ये सभी के लिए अलग अलग होता है। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के लिए। इसमें जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, तो ये वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन रहता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली आपके पास में रजिस्टर को क्या करा जाएगा, एक ही जैसे लाइन के अंदर लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आपके पास में रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी को सिंपल एडिशन करना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि आपने पैरेलल लाइंस को देखा ना, इसी तरीके से आपको रजिस्टर्स कनेक्टेड मिलेंगे, तो यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला रहता है 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे गलती होने का चांसेस ये होता है कि हम इसे 1/R इक्विवेलेंट नहीं लिखते, हम सीधा के सीधा वैल्यू रख देंगे। तो याद रखना कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको 1 के अपोन में कर देना है, ठीक है, जब भी आपका R इक्विवेलेंट आएगा। और ये किस तरीके से रहता है, ये रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेकर के आपको जितना भी उसमें है उनको ऐड कर दीजिए। देन फिर इसके बाद में अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हैं कि एक है R1 और एक है R2, तो इस केस के अंदर जो आपका R इक्विवेलेंट होगा सीधा फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2, तो आपके पास में R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको आपको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा R इक्विवेलेंट का। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सेम रहता है सभी रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन इसमें जो है करंट की जो वैल्यू है वो सभी के अक्रॉस में डिफरेंट रहती है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो आता है पावर। अब देखिए पावर क्या होती है, बेसिकली पावर होती है हमारे पास में P इज इक्वल टू VI, कि कितना उसमें पावर कंज्यूम करा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा वोल्टेज को और करंट को, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी पावर की। और अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दोगे, ओम्स अंकल को याद कर लोगे, यहाँ पर याद करो ओम्स दादा ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR कहा था। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I की निकालनी है, तो हम R को इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास में नया फॉर्मूला बना देगी, वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। देन फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे V इज इक्वल टू IR से, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सबसे अच्छा कौन कंडक्ट करेगा, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को तो वही कंडक्ट करेगा जो कि उसका कंडक्टर होगा। अब कंडक्टर क्या क्या होता है, कंडक्टर आपके पास में होते हैं मेटल्स, ठीक है, याद रखना कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिनमें से कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकती है। तो अब देखो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है, इसके एग्जांपल में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पेपर। पेपर क्या कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, एकदम से रॉन्ग है। लेकिन आयरन है, आयरन एकदम से सही करेगा क्योंकि आयरन एक मेटल है। और उसके बाद में ग्लास भी नहीं करेगा, इबोनाइट भी नहीं करेगा, तो सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन बी। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर की कहा गया है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, अभी भी मैंने बताया था, लेकिन आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। देखो समझदार लोगों
ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, आप लिख दो, अगर आपने देख भी लिया ना तो भी लिखो, आपको एग्जाम के अंदर ये याद रहेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि यूनिट पावर, मतलब कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे बी आल्सो एक्सप्रेस एज, जो यूनिट है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसके जो यूनिट होती है पावर की, वो मैं उस टाइम के ऊपर बताना भूल गया था। तो जो पावर की यूनिट होती है यहाँ पे, वो होती है आपके पास में किलोवाट आवर, कि है ना, आपने ना कितनी इलेक्ट्रिक पावर को काम में लिया, कितनी देर के लिए काम में लिया। तो किलोवाट तो क्या होती है, वो होती है पावर की यूनिट, कि आपने इतनी पावर को काम में लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या करना होगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है कि मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, तो जिनमें से पास नहीं होती उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 के अंदर कहा गया है कि कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज, कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में क्यों काम में लेते हैं। कॉपर को इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि देखो आपको जो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा ना तो क्या होगा, जैसे कि पावर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो अब देखो कि आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपके पास में पावर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमें जब कभी भी अच्छी पावर को सप्लाई करना होता है या फिर हमें अच्छा करंट देना होता है तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू कम हो सके उतना ही अच्छा है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कब कम होगी, यहाँ पे फॉर्मूला देखो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो कब कम होगी, जब हमारी ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है रो, ये कम होगा तो हमारा आर भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक अच्छा कंडक्टर हो, मतलब कि कॉपर को इसीलिए काम में लेते हैं क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन से डर लगता होगा लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आपको सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यार लाइन भी लाइट कलर की हो गई अभी तक। देखो अगर लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम लोग लाइक करो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो तुम भी उसका कलर ब्लू कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आई है इसको सेम मान लेते हैं, ठीक है। सभी के लिए हमने क्या करा है कि आई की एक वैल्यू बोल देते हैं कि ये जो है ये है हमारा आई नॉट, ठीक है। आई नॉट है इसके ऊपर जिसकी कांस्टेंट है, सभी के लिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो अब हम अलग अलग वैल्यू लिखेंगे v इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू v अपॉन में i, ठीक है। अब आपको है ना सिंपल सा इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रखिए। जैसे कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वो चाहिए आपको R1 के लिए। R1 के लिए क्या लिखेंगे आप, R1 के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी V1, ठीक है। तो आप लिख देंगे V1 अपॉन में I नॉट क्योंकि सेम है। फिर इसी तरीके से R2 के लिए आप लिख देंगे V2 अपॉन में I नॉट, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है R3 के लिए आप लिख देंगे V3 अपॉन में I नॉट, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है V1, V2, V3 में से। तो आप बोल दोगे कि R3 की वैल्यू उसमें ही ज्यादा होगी, तो वोल्टेज को आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि R1 जो है R1 मिड में लाई कर रहे हो, और जो R2 है इसके लिए देखो स्पेसिफिकली इसके लिए, तो V की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जब इधर जाते तो वैल्यू इंक्रीज होती है ना V की। तो इसीलिए R2 के लिए जो V की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, R3 के लिए सबसे कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो R3 है उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, और जो हमारे पास में R2 है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा, और जो R1 है उसका रेजिस्टेंस बीच में रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर से समझा देता हूं, हमने क्या किया, इसके अंदर एक वैल्यू बोल दी कि हमने ना आई नोट की वैल्यू एक ही रहेगी, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में हमने ना ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू आई आर, और R की वैल्यू निकाली V बाय आई, और I सभी के लिए
क्या बोल दिया कि आई सभी के लिए आई नॉट रहेगा, ठीक है। तो R1 के लिए हो गया V1 आई नॉट, और इसी तरीके से R2 के लिए होगा V2 अपॉन में आई नॉट, ठीक है। ये किया। अब उसके बाद में क्या किया कि हमें V की वैल्यू निकालनी, तो V की वैल्यू हमने ग्राफ में देख लिया कि जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतनी ज्यादा V की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसी तरीके से R2 की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, R3 की वैल्यू सबसे कम थी, तो इसीलिए ये हमारे रेजिस्टेंस का रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। तो वही हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर का किया था। तो इसके अंदर कहा गया है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है L, और उसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, L और A। तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो है आपके पास में R। तो आपके पास में फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सी वैल्यूज पुट करी तो आपके पास में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर कहा गया है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर एंड सेम मटेरियल है, मतलब रो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, रो की वैल्यू सभी के लिए सेम है। अगर मटेरियल चेंज होता तो हम लोग रो की वैल्यू चेंज करते। एंड द सेम रेजिस्टेंस बट द लेंथ ऑफ 2L, और उसके अंदर कहा गया कि उसकी लेंथ जो है, अभी हम बोल देते हैं कि L2 की जो लेंथ है वो हो गई है 2L। तो अब आपको बताना है कि उसका रेजिस्टेंस तो R है लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है कि क्या होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग वैल्यू लगाते हैं R इज इक्वल टू रो L2 बाय A2, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही तो हमें निकालना है। अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट है उसको निकाल देते हैं। अब देखिए इसके अंदर कांस्टेंट क्या है हमारे पास में, वो है रो। रो दोनों के अंदर आ रहा है, या फिर आप R को भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख देते हैं। हम क्या करते हैं कि सीधा सा R की वैल्यू रख देते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई N है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे हो जाएगा रो L बाय A इज इक्वल टू, हमारे पास में हो जाएगा रो तो सेम है, L2 की जो वैल्यू है वो है 2L, तो ये रख दिया 2L डिवाइड बाय में A2, ठीक है। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो A2 की वैल्यू आएगी A2 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आपको पहले लेंथ गिवन थी, उसके लिए एक रेजिस्टेंस था, फिर दूसरा जो था उसके लिए एक लेंथ दिया हुआ था कि डबल लेंथ है लेकिन रेजिस्टेंस सेम है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, सॉल्व करना था। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही कम देखे होंगे, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर कहा गया है कि एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। ये एकदम से सही बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलॉयज जो होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाता है। और हमें इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर क्या चाहिए होता है कि उसमें हीट ज्यादा हो। तो हीट ज्यादा जब होती है, जैसे उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें से हीट जनरेट होती है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इसीलिए हम लोग एलॉय को यूज में लेते हैं। अब इसके बाद में इसका रीजन क्या दिया हुआ है, इसका रीजन ये दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स बट द एलॉय इज हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो यही बात है, जो रेजिस्टिविटी है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की वजह से, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो हमें बेसिकली समझ में आएगा कि रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड करता है, तो इसलिए दोनों की दोनों चीज़ें सही हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कहा गया है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। आप सिंपल सा सॉल्यूशन करके लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि आपको लेंथ की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है आपके पास में 1.55 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर और उसकी जो रेजिस्टिविटी है रो वो है आपके पास में 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, निकालना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू रो L बाय A लगाएंगे और फिर इसके बाद में आपको वैल्यू रखना है। आप क्या करेंगे 2.8 इंटू 10⁻⁻8 करेंगे इंटू लेंथ कितना गिवन है वो है 2 मीटर
गिवन है, डिवाइड बाय में आपको कर देना है 1.55 इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ऊपर बचा ओम मीटर, फिर इस मीटर से इस मीटर को काट दे तो ऊपर बचा ओम। तो अब जल्दी से बताओ बच्चों कि आर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, फास्टली कमेंट करो इस आंसर का। देखो अब ऐसे आलसियों की तरह बैठे रहोगे तो मजा नहीं आएगा। मेक श्योर कि आप इसका आंसर जरूर से निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो आई होप कि तुमने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो अभी भी बोल रहा हूं, जा करके कॉपी पेन उठा करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर दो, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा हमारे पास में, करेक्ट आंसर रहेगा 0.036 ओम। किस किस का आ गया, जिस जिसका ये आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से दिल दिया जाएगा। देखो अब देख लो, तुम अगर आंसर नहीं कर रहे हो तो क्या बात है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कहा गया है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, मतलब आपको रो की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम लोग बोल देते हैं कि हमें रो निकालना है। एंड लेंथ ऑफ जो वायर है L इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 मीटर, एंड द रेडियस देखो यहां पर दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, यहां पे याद रखो सेंटीमीटर में गिवन है, और बोला गया है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो बच्चों पिछले वाला ही हम लोग लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बस एक यहाँ पर गलती का चांसेस ये रहेगा कि आप लेंथ को 1 रख दोगे, तो आपको इसको क्या कर देना है 100 सेंटीमीटर कर देना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम आपको बता देते हैं R इज इक्वल टू 20 है, इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ की वैल्यू जो है वो है 100, डिवाइड बाय में आपको कर देना है कि जो हमारा वायर है वो बोल देते हैं कि सिलेंड्रिकल है, तो ये हो जाएगा πr², ठीक है। तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में रो की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो रो की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6.28 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि बच्चे ना ये यूनिट नहीं लिखते, उनको आदत नहीं होती कि यूनिट लिखनी होती है, तो इसलिए एग्जामिनर को भी आदत होती है कि उसको भी माइनस करना होता है, तो -1 नंबर कर देता है, 2 में से मतलब 2 में से 1 नंबर देगा बस आपको, ठीक है। तो यूनिट जरूर से लिखनी है इसके लिए। तो इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, πr² है, आर की वैल्यू मैंने आपको बताई दी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इफ अ पर्सन हैज द 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1/5, आपको आर की वैल्यू गिवन है कि वो है 1/5 ओम, और अब इसके अंदर कहा गया है कि देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम, उसको कितना रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखो भैया बेसिक नॉलेज है कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर हम लोग इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फास्टली इसका आंसर बताओ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हम लोग किस में करेंगे, सीरीज में या फिर पैरेलल में? अरे बता जल्दी, आंसर बता, इसका क्या आंसर होगा, फास्टली बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। हम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब आप उन सभी को जोड़ दोगे, तो ये किस में होता है, ये होता है सीरीज में, तो इसीलिए आर मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस है 5, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब आप बोलोगे कि भैया आपने ना गलत कर दिया, 1/5 आ रहा है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाला लगा रहे हो। अरे देखो इसमें वैल्यू ही 1/5 गिवन है, तो 1/5 ही तो लिखेंगे। तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट सीधा आ जाएगा 1, ठीक है, 1 ओम आ जाएगा। मैं सीधा भी बता सकता था कि सभी एक जैसे हैं, तो जितना नंबर होता है इनटू एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में टोटल आ जाता है आर इक्विवेलेंट। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 वाला क्वेश्चन सुन करके आप लोगों को है ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको इनके फॉर्मूलाज याद हो जाएं। तो इसके लिए सिंपल सा आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। 1 में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस ऑफ 1/5। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन है ना
जल्दी से सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपको खुद को ही कैलकुलेशन करनी होगी। मैं तो कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ी करके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो जल्दी से फास्टली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका दिमाग हिला करके रख देगा। ये क्वेश्चन ना ही तो आपने कहीं पर देखा होगा, ना ही इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व किया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हाउ वुड यू ज्वाइन, मतलब आपको ये नहीं कह रहे कि कैसे आपको ज्वाइन करना, आपको बोलना है कि कैसे ज्वाइन करोगे आप। आपके पास में 3 रेजिस्टेंस है, हर एक की जो आर की वैल्यू है वो है 9 ओम, और आपको बताना है कि इनमें कॉम्बिनेशन में आपको आर इक्विवेलेंट जो है, सबसे फर्स्ट केस के अंदर आपको आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो चाहिए 13.5 ओम। तो कैसे लाओगे? तो आप बोलोगे कि भैया ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 18 आएगी। तो ये तो बात नहीं बनी। तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि भैया एक काम करो, आप एक काम करो कि एक को तो आप है ना पैरेलल में जोड़ो, ठीक है। 2 आपने लिए, ये जो 2 रजिस्टर हैं इनको आप एक काम करो, इनको पैरेलल में जोड़ो, ठीक है। 9 और 9 को आपने पैरेलल में जोड़ा तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आपके पास में आ जाएगा 4.5 ओम। और इसमें कह रहा है ये 13.5 ओम। तो एक काम करो कि इसके साथ में ना सीरीज के अंदर एक और 9 ओम का जोड़ दो। तो आपने क्या करा, 9 ओम का इसके साथ में जोड़ दिया, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस ऑफ 9 ओम। तो इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.5 ओम। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर क्या करना है, सेकंड वाले के अंदर आप बोलेंगे कि भैया 6 ओम चाहिए। तो आप क्या करो कि सभी को पैरेलल में ही जोड़ दो। जैसे ही आप पैरेलल के अंदर जोड़ोगे तो वो जो वैल्यू आएगी आर इक्विवेलेंट की वो आ जाएगी आपके पास में 3 ओम, क्योंकि 9/3 हो जाएगा तो 3 ओम आ जाएगी। तो आप तो बोले हमसे तो हुआ ही नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाना होगा। आप क्या बोलोगे कि भैया एक काम करो कि है ना, पिछली बार हमने ना 1 लगाया था ना, तो इस बार एक काम करो कि 2 को तो क्या कर दो, सीरीज में लगा दो, ठीक है। तो सीरीज में आपने 9 और 9 को सीरीज में लगा दिया तो ये तो हो जाएगा 18, लेकिन इसमें तो कम चाहिए। तो एक काम करो, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 9 वाला जो है इसको इसके साथ में पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये 9 ओम को हमने इसके साथ में पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ से जो 1 में आर इक्विवेलेंट रहेगा वो वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला नहीं लगाएंगे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस ऑफ R2 करेंगे। तो वैल्यू डालो। सबसे पहले इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 इंटू 9 डिवाइड बाय में 18 प्लस 9। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में 6 ओम आपके पास में आंसर। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसको बस समझना था। इसमें दिमाग में एक बार आ गया कि 2 को एक बार हमने पैरेलल में लगा दिया, फिर उसके साथ में सीरीज में लगा दिया, फिर अगली बार क्या करा कि 2 को सीरीज में लगा दिया, उसके साथ में तीसरे को पैरेलल में लगा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं देखा होता तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होता। तो अब आपसे सॉल्व हो जाएगा एग्जाम के अंदर और अच्छा स्कोर करोगे। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एक सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट को डर भी लगता होगा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डरो मत, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी हो आपको सर्किट डायग्राम हो तो उसके अंदर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, 1 में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस ऑफ 1/10 प्लस ऑफ 1/5, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। पिछले वाला मैंने आप लोगों को दिया था, मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने उसको सॉल्व भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 3 + 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक ये हो जाएगा 10, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ से, आर इक्विवेलेंट सभी को मिला करके वो आ रहा है 3 ओम, ठीक है। अब ये जो 3 ओम आर इक्विवेलेंट है तो आपको निकालना है कि करंट क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ये पैरेलल में होते हैं तो इनके अंदर करंट अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम रहता है। तो आप फर्स्ट वाले के लिए क्या करो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मतलब कि करंट निकालना है हमें, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो हमें 30 ओम के लिए निकालना है तो वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही रहेगा, और करंट हमें निकालना है तो हम इसको लिख देते हैं I1, और R1 की जो वैल्यू है वो है 30। तो आपके पास में I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5, और इसी तरीके से I2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए कर देना 6/10, और I3 के लिए अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कर देना है 6/5। ये सभी के लिए वैल्यू हो जाएंगी एम्पेयर में, ठीक है। ये हो गया एम्पेयर के अंदर इन सभी की वैल्यूज।
अब इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना करंट आया, तो यहाँ पे काम में आएगा आर इक्विवेलेंट। तो सेकंड वाले के अंदर हम सीधा ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो V वोल्टेज कितना है, वो है 6 वोल्ट, और करंट की वैल्यू हमें निकालनी, ये कितना है, ये 3। तो यहाँ से I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर टोटल करंट होगा। और आप इसको ये भी कर सकते हो, ये ना करना चाहो तो आप बोल देना कि I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू जो आपने फर्स्ट वाले में निकाली थी, इन तीनों को जोड़ करके ये आ जाएगी I की वैल्यू। और लास्ट के अंदर बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमने सबसे पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि हम लोग क्या है, स्मार्ट लोग हैं, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन सबसे जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बिगन फ्रॉम, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो ये बेसिकली बात करते हैं बार मैग्नेट की। इस तरीके से मैग्नेट होती है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। तो देखो इस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। देख रहे हो कितनी अच्छी ड्राइंग बना दी मैंने हाथों हाथ, और इस तरीके से इनके एरोज होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो यहाँ पर, यहाँ से निकल रही है ना ये बाहर, देखो इनकी एरोज देखो, ये इधर की तरफ ऐसे जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि बिगेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और ये वापस से खत्म कहाँ पर हो रही है, घूम करके लास्ट के अंदर साउथ के अंदर जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा कि बिगेंस एट अ नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल। और फिर इसके बाद में आता है 33 के अंदर कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ये तो याद ही रखना है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर, कि हमारे एक सोलेनॉइड है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमारे एक अरे उल्टा बन गया यार, हाँ, इस तरीके से हमारे एक सोलेनॉइड है, इस तरीके से। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी, तो आपको याद रखना है कि एक्सिस के अलोंग बता रहा है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग ये बता रहा है कि कैसी होंगी। तो एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं पैरेलल, ये तो बेसिक है। एक्सिस कैसी होती है, इसकी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही होती है एक्सिस, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती है इस तरीके से सर्कुलर, और बीच में क्या होती हैं, बार मैग्नेट जो होती है ना, उसी के जैसा ही होता है। तो बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल होती हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि है आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओगे कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड, मतलब कि is introduced inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid क्या होगा। आपने क्या करा है कि सोलेनॉइड है और उसके अंदर आपने आयरन बार जो है वो इधर से डाल दिया, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर अनइफेक्टेड रहेगी। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी में से क्या होगा, फास्टली बताओ यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन बार को डालेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट रहने वाला है। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 के अंदर कहा गया है कि ही, मतलब द आएगा, यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे दिया जाता है। तो ये जो रूल हैं ये सारे के सारे पढ़ लेना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये दोनों के चारों के चारों जो रूल हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम के अंदर इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 3 मार्क्स का आ सकता है, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई तो 5 मार्क्स का भी आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर तो ये क्वेश्चन क्या आएगा, ये है 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किससे मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको काम में लेना है अपना लेफ्ट हैंड, और उसी के साथ में लगा देना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसीलिए हमारे पास में जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए करंट का कि किस तरफ करंट कैरिंग कंडक्टर का है, तो वहां पे हम लोग काम में लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर कहा गया है कि व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे कि मान लो कि ये हमारे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर एक आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगाना भी नहीं चाहिए था लेकिन मैंने लगा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से रहती है, वो सर्कुलर रहती हैं, ठीक है, याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रहती हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए कि देयर आर द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर कहा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, की मतलब हमारे पास में लॉन्ग सोलेनॉइड है इस तरीके की शेप का, तो उसके अंदर क्या होगा। तो अगर वो लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अब लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ट्विस्ट वाला ये है कि जो उसके पोल्स हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा रहेगी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पे। तो इसीलिए हमारे पास में जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है वो तो सेम रहेगी लेकिन आउटसाइड में पोल्स के पास में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी उसकी। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर कहा गया है कि अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबोव अ हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। एक हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड है इस तरीके का जिसके ऊपर कि आपने क्या करा है कि आपने एक वर्टिकल बार मैग्नेट को रख दिया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स विल बी, कि जैसे कि आपने इस टेबल के ऊपर रख दिया तो अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी टेबल पर ही रहेंगी, जैसे कि ये टेबल है टेबल के ऊपर ही रहेंगी। टेबल के ऊपर वाला जो एरिया है और जो नीचे वाला एरिया है यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 3D के अंदर होती हैं, तीनों की तीनों डायमेंशन में होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं और ऊपर भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, जितनी भी डायरेक्शन होती है उनमें होता है। तो इसलिए जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा कि इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट्स के अराउंड में जितने भी प्लेन रहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी। तो डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो स्टूडेंट कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं, क्या आपने कभी एक्टिविटी की है, यस और नो के अंदर आंसर बताना कि भैया हमने तो है ना स्कूल के अंदर तो बस जाते हैं पढ़ाते हैं वो बस, और एक्टिविटी वगैरह हमसे परफॉर्म ही नहीं करवाते। तो जल्दी से बताओ, मेरा तो आंसर ये है नो, हमें तो कुछ भी नहीं बताया था कि फिजिक्स के अंदर ऐसी, मैं तो बार मैग्नेट तक नहीं देखी हुई थी कैसी होती है, फिर उसके बाद में देखी थी, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करता है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, तो वो बताता है कि किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बार मैग्नेट के अराउंड में। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों ने ही सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ही सॉल्व करोगे। ABCD में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैंने 3 बार तो इसमें बना दिया, तो इसका आंसर तो प्लीज से गलत मत कर देना, मैं आप लोगों को सीक्रेटली बता देता हूँ ताकि कोई भी गलत ना करे। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट हो रही है, अगर ये ऐसे होता तो ये सही होता। इसके अंदर स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं होती, सर्कुलर फॉर्म में होती है, और इसमें तो ये पूरा पूरा रेक्टेंगुलर है, इसलिए सारे के सारे गलत हैं। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो हर बार की तरह आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर द एंड जरूर से लिखना कि भैया हमने ना पूरा पूरा फिजिक्स का रिवीजन कर लिया है और हम लोग तैयार हैं फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिलेंगी, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।